स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, सोशोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशंस। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु और प्रकृति को लेकर पहले ही एक विस्तृत वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य इस वीडियो में समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा को कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का टॉपिक हमारा समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ पे हम देखें, अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे या अगस्त कॉम्ट को जो है समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ देखें, अगस्त कॉम्टे के गुरु सेंट साइमन सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित अध्ययन हेतु एक नया समाज विज्ञान विकसित करना चाहते थे, जिसे आपने सोशल बायोलॉजी कहा था। अपने गुरु सेंट साइमन से प्रभावित होकर अगस्त कॉम्टे ने विचार किया कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि विज्ञान हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप देखें तो अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, इनके गुरु थे सेंट साइमन। ये चाहते थे कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक नया विज्ञान विकसित किया जाए, जिसको इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था सोशल बायोलॉजी। अब अपने गुरु से प्रभावित होकर या यूँ कह लें कि गुरु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगस्त कॉम्ट ने विचार किया कि भाई जिस प्रकार से आप देखें जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके अध्ययन के लिए भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव शास्त्र है, इन सारे विज्ञानों का विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए भी एक सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समाजशास्त्र को जन्म दिया जो है। आइए आगे देखें। तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगस्त कॉम्टे ने अपनी पुस्तक सकारात्मक दर्शन का पाठ्यक्रम, जिसको द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई सन 1830 से लेकर 1842 के बीच में खंडों की एक श्रृंखला चली, 6 खंडों में पुस्तक प्रकाशित हुई, में सन 1835 में सामाजिक विज्ञान को जन्म दिया। अब वही जो उनके गुरु जो चाह रहे थे कि एक सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, उसी को साकार करने के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए या यूँ कह लें कि सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस करते हुए अगस्त कॉम्टे ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है सकारात्मक दर्शन का पाठ्यक्रम, जो अंग्रेजी में है, यहाँ देखें आप, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो पाठ्यक्रम एक श्रृंखला थी, पुस्तकों की एक श्रृंखला थी जो चली थी 1830 से लेकर 1842, 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इन्हीं में सन 1835 में एक सामाजिक विज्ञान को जन्म दिया। उसी पुस्तक में इन्होंने एक सामाजिक विज्ञान को जन्म दिया, जिसे सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया। अब जो जिस विज्ञान का इन्होंने जन्म दिया या जिस विज्ञान को इन्होंने नींव रखी, उसको इन्होंने नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। किंतु उक्त शब्द सामाजिक भौतिकी या उक्त शब्द या यूँ कह लें कि सामाजिक भौतिकी का एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा पहले ही प्रयोग कर लिए जाने के कारण अगस्त कॉम्टे ने सन 1838 में अपने सामाजिक विज्ञान का नाम बदलकर सोशल फिजिक्स से सोशोलॉजी या समाजशास्त्र कर दिया। अब चूँकि 1835 में जो नाम इन्होंने इस्तेमाल किया सामाजिक भौतिकी, इस नाम को पहले ही एडोल्फ क्वेटलेट ने अपने एक लेख में प्रयोग कर लिया था। अतः अगस्त कॉम्टे ने क्या किया, सन 1838 में अपने सामाजिक विज्ञान का नाम, जिस सामाजिक विज्ञान, सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर क्या कर दिया, सोशोलॉजी या समाजशास्त्र कर दिया। इसलिए समाजशास्त्र शब्द का जन्म 1838 में माना जाता है। तो समाजशास्त्र का जो जन्म माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, 1838 में। आइए आगे देखें। इस प्रकार एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। तो यहाँ पे आप देखें कि जो समाजशास्त्र विषय का जो उदय हुआ
या एक पृथक विज्ञान के रूप में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान का जो उदय हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ, जिससे समाज को समझने का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। अब समाज को समझने का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो समाज को प्राप्त हुआ। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। जो समाजशास्त्र है वो समाज का विज्ञान है और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, तो मुख्य रूप से इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का मुख्य विषय सामाजिक संबंध है और सामाजिक संबंध प्राथमिक रूप से लोगों की चेतना से जुड़े होते हैं। और जो समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंध, और ये संबंध जो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक स्तर पर लोगों की चेतना से जो है वो जुड़े होते हैं। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए ही समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ है। अभी कहा जा रहा है कि जो सामाजिक संबंध है उन्हीं के अध्ययन के लिए, विशेष तौर पर उन्हीं के अध्ययन के लिए जो है समाजशास्त्र का जन्म और उसका विकास जो है वो हुआ है। यहाँ देखें, एक विचारक है गिडिंग्स, इनके शब्दों में देखें तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। तो समाजशास्त्र करता क्या है कि समाज का क्रमबद्ध या यूँ कह लें कि व्यवस्थित वर्णन और उसकी व्याख्या करता है। चलिए आगे देखें, समाजशास्त्र का अर्थ महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखें, समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी दो विभिन्न भाषाओं लैटिन और ग्रीक की बात करें हम के शब्दों सोशियस प्लस लोगस के योग से बना हुआ है। तो ये अंग्रेजी का जो समाजशास्त्र शब्द है, जो सोशियोलॉजी शब्द है, वो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, एक है लैटिन और दूसरा है ग्रीक। और शब्द कौन कौन से हैं, तो एक है सोशियस और एक है लोगस के योग से बना है। जिसमें यहाँ देख लें, पहला शब्द जो है वो सोशियस है। पहला शब्द ये लिया गया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है समाज। इसका मतलब कि लैटिन भाषा का जो सोशियस शब्द है उसका अर्थ होता है समाज, जबकि दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। तो लोगस का अर्थ विज्ञान या शास्त्र और सोशियस का अर्थ समाज। इस प्रकार समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र, जिसे हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र। उम्मीद करते हैं अर्थ समाजशास्त्र का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लें, ये सोशियोलॉजी जो शब्द है वो यहाँ देखें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, सोशियस प्लस लोगस, समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। भाषा क्या है, तो सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है यहाँ पे। उसके बाद हम देखें ग्रीक शब्द जो है वो लोगस जो है ग्रीक शब्द है। उसके बाद अर्थ देखें इसका क्या है, तो यहाँ सोशियस का जो अर्थ होता है लैटिन भाषा के वो समाज होता है, और लोगस का जो अर्थ होता है ग्रीक भाषा के वो होता है विज्ञान या शास्त्र। तो यहाँ शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है वो निकल के आता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र, या इसी को हम कहते हैं समाज शास्त्र। हो गया ये। अब आए देखें नोट, दो चीज़ें हम जान लें। पहला एक हम देख लें कि समाज क्या है। तो यहाँ देखें, समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतःक्रियाओं एवं संबंधों की एक व्यवस्था है। तो यहाँ देखें कि जो समाज होता है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले जो अंतःक्रियाएं होती हैं और उन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले संबंधों की एक व्यवस्था होता है समाज। दूसरा देखिए, विज्ञान हम किसे कहते हैं, तो हम देखें सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, या विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति होती है। तो यहाँ दोनों शब्द हैं। समाज क्या है, ना केवल वो व्यक्तियों का समूह है, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रिया एवं संबंधों की एक व्यवस्था है। और विज्ञान क्या है, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक संबंधों का सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा, समाज शास्त्र कहलाएगा। आइए देखिए, जे.एस. मिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। जे.एस. मिल ने सोशियोलॉजी शब्द को दो भाषाओं की अवैध संतान कहते हुए सोशियोलॉजी के स्थान पर एथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखा था। अब जे.एस. मिल जो है वो संतुष्ट नहीं थे सोशियोलॉजी शब्द से। ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी शब्द है वो दो भाषाओं की अवैध संतान है, दो भाषाओं से मिलकर बने होने के कारण ये कहते हैं कि जो दो भाषाओं की अवैध संतान है। और इसके स्थान पर, ये सोशियोलॉजी के स्थान पर ये कहते हैं कि इसका नाम जो है एथोलॉजी होना चाहिए। तो ये है, ये परीक्षाओं में कंपटीशन के पूछा जाता है। अब आए हम देखें समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो समाजशास्त्र की परिभाषाएं देखें। समाजशास्त्र की परिभाषाओं
को निम्नलिखित 4 आधारों पर विभक्त किया जा सकता है। पहला देखें समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा देखें समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा देखें समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अध्ययन के रूप में, और चौथा देखें समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में। तो ये परिभाषाओं को सामान्य तौर पे 4 भागों में बांटा गया है, जिसके आधार पर हम परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला देखें। तो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, तो विभिन्न विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे यहाँ देखें, एल.एफ. वार्ड ने अपनी पुस्तक पॉपुलर साइंस मंथली में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अब ये एल.एफ. वार्ड की परिभाषा बार बार पूछी जाती है कि भाई समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। पुस्तक इनकी पूछी जाती है, पॉपुलर साइंस मंथली किसकी पुस्तक है? तो एल.एफ. वार्ड की पुस्तक है। आइए अब देखें, H.W. ओडम ने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम क्या कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र वह विज्ञान है या समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, या यूँ कह लें कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र। तो ओडम की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, परिभाषा पूछी जाती है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक सोशोलॉजी पुस्तक पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। H.F. गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक इंडक्टिव सोशोलॉजी, ये पुस्तक पूछी जाती है। इंडक्टिव सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो समाजशास्त्र है वो क्या है? तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये जो है गिडिंग्स की परिभाषा थी, और इन्होंने एक जगह परिभाषित किया और बताया कि जो है इसके अतिरिक्त गिडिंग्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णनीय व्याख्या है। समाजशास्त्र समाज का समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णनीय व्याख्या है। ये जो है एक जगह और कहा इन्होंने। अगला देखें, अर्नल्ड ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यकृत विज्ञान है। यह अर्नल्ड ग्रीन का कहना है कि भाई समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यकृत विज्ञान है। चलिए आगे हम आए देखें, दूसरा आधार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सामाजिक संबंधों के आधार पर देख ले कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो यहाँ मैकआइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो मैकआइवर और पेज की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर हर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। इनकी पुस्तक सोसाइटी और इनकी परिभाषा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, और संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। तो जो समाजशास्त्र है वो हमारे सामाजिक संबंधों का जाल है, और इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अगला देखें, अर्नोल्ड एम रोज ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र दिया क्या है? तो समाजशास्त्र मनुष्य के बीच पाए जाने वाले एक संबंधों का एक विज्ञान है। ये कहना है अर्नोल्ड रोज का। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। अगला देखें आप, सी क्यूबर ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की एक शाखा के रूप में। ये परिभाषा दूसरी तरह से भी पूछता है बार बार, और वो है समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान कुंज है। ये परिभाषा भी कंपटीशन में पूछा जाता है। क्यूबर की परिभाषा है कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान कुंज है। अगला देखिए, वानवीच, तो सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। ये कहते हैं जो सामाजिक संबंध है वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, या विषय वस्तु का एक मुख्य आधार है। अगला आए देखें, तीसरा हम देख लें यहाँ पे, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। इससे पहला नाम आप देखें मैकआइवर और पेज। इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र
वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं, क्योंकि जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, और उसी को ये कहते हैं कि वे सामाजिक क्रियाओं का एक व्याख्यात्मक, सामाजिक क्रियाओं का एक व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान है या करने का प्रयत्न करता है। अगला देखें हम तो गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशोलॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। कल्चरल सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो जीवित प्राणी हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनमें संपर्क में आने के कारण उनके बीच जो अंतःक्रिया होती है उन्हीं का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है समाजशास्त्र। अगला देखें, जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो ये कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में पूछता है अक्सर कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों, जो मनुष्य के बीच जो अंतर संबंध पाए जाते हैं उन्हीं के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है समाजशास्त्र। किसका मानना है ये? तो जॉर्ज सीमेल का मानना है। अगला देखें तो गिन्स वर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों, उनके कारणों एवं परिणामों का अध्ययन है। अब ये जो समाजशास्त्र है ये कहते हैं गिन्सबर्ग कि भाई मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों, जो अंतःक्रिया मनुष्य करता है और जो उनके बीच जो अंतर संबंध पाया जाता है वो किस कारण से है, उसका परिणाम क्या है, उसी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र है। ये गिन्सबर्ग का मानना है। हाउस को देखें तो यहाँ देखें समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं हैं। हाउस कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं हैं। मानव मस्तिष्क में जो अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं अंतःक्रियाओं के द्वारा ही जो है सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, तो वही उसका विषय वस्तु है या समाजशास्त्र का वही विषय वस्तु है। अगला देखें, रास के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय व्यवहारों का विज्ञान है। समाजशास्त्र मानवीय व्यवहारों का विज्ञान है, ये रास का मानना है, ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे आप। चौथा देखें, जो चौथा आधार है आपका समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में, तो यहाँ देखें विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे जॉनसन का नाम आता है, इनकी पुस्तक है सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। जॉनसन की परिभाषा है ये, इनकी पुस्तक है सोशोलॉजी। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो ये कहते हैं कि भाई समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो करता क्या है, तो ये सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। और सामाजिक समूह बनते कैसे हैं, तो आप जानते हैं कि सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। अगला देखिए, किम्बल यंग ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? तो समूह में मनुष्य जो व्यवहार करता है उसी का अध्ययन करता है कौन? समाजशास्त्र। तो किम्बल यंग की परिभाषा है, पुस्तक है इनकी एन इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजी। चलिए आगे देखें तो सी पार्क में वर्गस की एक परिभाषा आती है, उसको देख लें आप। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो कहते हैं कि भाई जो समाजशास्त्र है वो जो समूह में व्यवहार पाया जाता है उसी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो पार्क और वर्गस का है, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछता है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? तो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो किसने कहा है? तो इमाइल दुर्खिम ने कह रखा है। तो ये परिभाषाएं थी जो 4 आधार पे थी और चारों आधार पे परिभाषाएं बताई गई। एक एडिशनल जानकारी आपको जो कोर्स में है वो देने का प्रयास किया जा रहा है, वो है समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध ज्ञान, यो सामान्य बौद्धिक ज्ञान। यहाँ पे आप देखिए कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है और समाज जो हमारा बौद्धिक ज्ञान है उनके बीच हम अंतर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, किसके माध्यम से? तो वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से। यह अध्ययन एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य या चिंतन द्वारा किया जाता है, जिसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रीय चिंतन कहा जाता है। यह चिंतन सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न होता है। अब यहाँ देखिए कि समाजशास्त्र में जो समाज का अध्ययन किया जाता है उसका अध्ययन वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया जाता है, और ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से होता है। वैज्ञानिक पद्धतियाँ, जो वैज्ञानिक पद्धतियों के चरण हैं उन चरणों का इस्तेमाल करके हम समाज का अध्ययन करते हैं।
तो जो भी अध्ययन होता है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार पर होता है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जो एकदम से सामान्य बौद्धिक ज्ञान से जो है भिन्न होता है। सामान्य बौद्धिक ज्ञान में दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन सम्मिलित किया जाता है। जो सामान्य ज्ञान है हमारा, सामान्य ज्ञान के आधार पर जब हम किसी घटना का वर्णन करते हैं तो जो हमारा बौद्धिक ज्ञान, जो हमारा दार्शनिक और धार्मिक ज्ञान होता है, उन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं कि घटनाओं का वर्णन या व्याख्या करते हैं। समाज का क्रमबद्ध अध्ययन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न होता है। अब जो समाज का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, प्रतिदिन जो घटनाओं से संबंधित जो सामान्य बौद्धिक ज्ञान हम लगाते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, उससे कहीं अलग होता है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी बातों एवं घटनाओं को देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में लगातार बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, हम देखते रहते हैं, परंतु उसके बारे में वैज्ञानिक चिंतन नहीं करते। सामान्य तौर पे आप देखिए घटनाएं घटित होती हैं, सामान्य तौर पे हम अपने बौद्धिक स्तर, अपनी क्षमता के अनुसार उसको समझ लेते हैं, हम उसके बारे में वैज्ञानिक चिंतन करने का प्रयत्न नहीं करते, अर्थात क्रमबद्ध वर्णन करने का प्रयास नहीं करते। इसका मतलब कि हर घटनाओं के अध्ययन के लिए, समझने के लिए हम वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग सामान्य जीवन में नहीं करते। इसके साथ यह भी सत्य है कि सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन की सभी घटनाओं को वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर नहीं समझ सकता। अब ये भी सही है कि भाई प्रत्येक आदमी जो है सामान्य व्यक्ति जो है वो दैनिक जीवन की सभी घटनाओं को वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर नहीं समझ सकता, क्योंकि वो वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो सामान्य ज्ञान के बारे में, सामान्य व्यवहार के बारे में उसको जानकारी है, जिसके आधार पर वो समाज के बारे में चिंतन करने का प्रयास करता है। अब एक उदाहरण ले लें इसी को समझने के लिए। यदि हम किसी भिखारी को चौराहे या सार्वजनिक स्थल पर भीख मांगते हुए देखते हैं तो सामान्य बौद्धिक ज्ञान से ये सोच लेते हैं कि वो शायद गरीब है, इसीलिए भीख मांग रहा है। तो एक सामान्य अर्थ लगा लेते हैं कि भाई वो गरीब है, गरीब होने के कारण वो भिक्षा मांग रहा है। लेकिन यदि हम इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास देखते हैं तो हमारा चिंतन पूर्णतः अलग हो जाता है। लेकिन जब हम इसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं, हम वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर इसको जानने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सोच में निम्न बिंदु इस प्रकार होंगे। तो अब हम देखें कि हमारी सोच में क्या सभी भिखारी भीख मांगने को विवश हैं? क्या सभी गरीब भीख मांगने के लिए विवश हैं? तो ये हम सोचने का प्रयास करेंगे, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या सभी गरीब भीख मांग रहे हैं। यदि नहीं तो केवल कुछ व्यक्ति ही भिक्षावृत्ति क्यों करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ही लोग क्यों भिक्षावृत्ति करते हैं? गरीबी के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति के और भी क्या कारण हैं? गरीबी के बाद भी कोई कारण हो सकता है। गरीबी के बाद भी कोई कारण हो सकता है भिक्षावृत्ति का। क्या इस समस्या के कारण का पता लगाकर इसका निवारण संभव है? क्या हम गरीबी की समस्या का पता भिक्षावृत्ति की समस्या का पता करके हम जो है क्या हम इसका निवारण कर सकते हैं आदि। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो एक क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा हम या यूँ कह लें कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर इन बातों को हम सिद्ध कर सकते हैं। समाज के क्रमबद्ध चिंतन से व्यक्तियों में जो दृष्टिकोण विकसित होता है उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अब समाज के क्रमबद्ध अध्ययन करने से व्यक्तियों में जो नया दृष्टिकोण विकसित होता है उसी को हम कहते हैं समाजशास्त्रीय चिंतन या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बड़े लंबे समय तक हम चैनल से दूर रहे, मेरी व्यक्तिगत समस्याएं थीं। फिलहाल अब हम कंटिन्यू होते हैं। जय हिंद, जय भारत।